तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स के बारे में। मतलब उनके दिमाग के अंदर झांक कर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे सीधे सर आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों से कि आखिर होम्स सिर्फ एक किरदार न होके एक पूरा फिनोमेना, एक घटना कैसे बन गए। और सारी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? इस एक सवाल से। सोचिए, डॉक्टर वॉटसन पहली बार होम्स मिलते हैं और होम्स बस एक नज़र में उनके बारे में वो सब कुछ बता देते हैं जो किसी के लिए भी जानना नामुमकिन सा लगता है। और यही सवाल है जो हमें और वॉटसन को होम्स की उस कमाल की दुनिया में खींच ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वॉटसन होम्स से मिले, उनका दोस्त स्टैमफोर्ड उन्हें एक चेतावनी देता है। वो कहता है होम्स का अंदाज थोड़ा ज्यादा ही साइंटिफिक है, इतना कि वो कभी-कभी बेरहमी जैसा लगता है। ये बात सुनकर ही एक अजीब सी उत्सुकता होती है ना, कि आखिर हम किस रहस्यमयी इंसान से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले होम्स से वो पहली अजीब सी मुलाकात। फिर हम बात करेंगे उनके मशहूर ब्रेन एटिक थ्योरी की। उसके बाद उनके साइंस ऑफ डिडक्शन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि अ स्टडी इन स्कारलेट में ये सब कैसे एक साथ काम करता है। और आखिर में होम्स की विरासत पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है वॉटसन की पहली मुलाकातों की, जब उनका सामना होता है अपने नए और कह सकते हैं बहुत ही अजीब फ्लैटमेट से। एक ऐसा इंसान जो खुद में ही एक पहेली है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ वॉटसन जो जंग की वजह से थोड़े नर्वस थे, सुबह अजीब अजीब वक्त पर उठते थे और थोड़े आलसी भी थे। और दूसरी तरफ थे होम्स, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पुख्ता जानकारी का जुनून था। वो किसी भी वक्त वायलिन बजाने लगते या फिर अजीब से केमिकल एक्सपेरिमेंट करते रहते। और कमाल की बात यह है कि इसी फर्क ने उनकी दोस्ती की नींव रखी। अब आते हैं उस चीज पर जो होम्स के दिमाग को होम्स का दिमाग बनाती है। ये उनकी एक अनोखी फिलॉसफी है। और ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने का एक पूरा दर्शन है। होम्स का क्या मानना था पता है? वो कहते थे कि इंसान का दिमाग शुरू में एक छोटी सी खाली अटारी जैसा होता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उस अटारी में किस तरह का फर्नीचर, मतलब किस तरह की जानकारी रखते हैं। सच में यही उनकी सोच का, उनके डिसिप्लिन का मूल मंत्र था। तो इस अटारी को भरने के दो तरीके हैं। एक मूर्ख इंसान क्या करता है, वो हर तरह का कबाड़, हर तरह की जानकारी उसमें भरता जाता है। नतीजा, जो काम की चीजें हैं वो दब जाती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो मिलती ही नहीं। लेकिन एक माहिर कारीगर जैसे कि होम्स, वो बहुत सावधान रहता है। वो अपनी ब्रेन एटिक में सिर्फ वही औजार रखता है जो उसके काम आए, और सब कुछ एकदम सलीके से व्यवस्थित। तो पॉइंट क्या है? दिमाग को एक कबाड़ खाना नहीं, बल्कि एक बेहतरीन टूल बॉक्स बनाना है। और होम्स इस थ्योरी को कितनी सख्ती से मानते थे, इसका अंदाजा तब होता है जब वॉटसन ये लिस्ट बनाते हैं। देखकर वो हैरान रह जाते हैं। देखिए, साहित्य का ज्ञान 0, फिलॉसफी 0, एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल नहीं, राजनीति बहुत कमजोर, लेकिन केमिस्ट्री जबरदस्त, और सनसनीखेज कहानियों का ज्ञान बहुत ज्यादा। सोचिए, उन्हें ये तक नहीं पता था कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। क्यों? क्योंकि उनके काम के लिए ये जानकारी बेकार थी। तो ठीक है, दिमाग में सही औजार तो रख लिए। अब आगे क्या? अब हम ज्ञान के इस सिद्धांत से आगे बढ़कर इसे इस्तेमाल करने के तरीके पर आते हैं। और वो तरीका है उनका मशहूर साइंस ऑफ डिडक्शन। और ये सिर्फ देखना नहीं है, ये देखने की क्रिया को एक कला में बदल देना है। तो ये डिडक्शन है क्या? ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। मतलब आप नतीजे से शुरू करके पीछे की तरफ जाते हैं, उसके कारणों तक। और होम्स के लिए कोई भी चीज जो थोड़ी अजीब हो, जो आम ना हो, वो कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक सुराग। असल में यही उनके काम का सबसे मजबूत पिलर है। तो याद है वो सवाल कि होम्स को कैसे पता चला कि वॉटसन अफगानिस्तान से आए हैं? वो कोई जादू नहीं था, वो था शुद्ध लॉजिक। देखिए कैसे। पहला, वॉटसन का हुलिया और हाव भाव एक आर्मी डॉक्टर वाला है। दूसरा, चेहरा धूप में तपा है, लेकिन ये उनका नेचुरल कलर नहीं है, मतलब वो किसी गर्म जगह ट्रॉपिक्स में रहे हैं। तीसरा, चेहरे पर बीमारी और मुश्किलों के निशान है, साफ है कि उन्होंने दर्द और कमजोरी झेली है। चौथा, उनका बायां हाथ थोड़ा अकड़ा हुआ है और वो उसे अजीब तरह से रखते हैं, मतलब चोट लगी है। अब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, क्या नतीजा निकलता है? एक आर्मी डॉक्टर जो अफगानिस्तान में जख्मी हुआ था। सिंपल। होम्स के लिए
इतनी बारीकी से चीज़ों को देखना कोई मेहनत का काम नहीं है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेरे लिए आदत बन चुकी है, मेरी दूसरी प्रकृति है। ये एक तरह की मेंटल मसल है जिसे उन्होंने सालों तक ट्रेन किया है और ये हमेशा ऑन रहती है। ठीक है, तो हमने थ्योरी समझ ली, मेथड भी देख लिया। अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। हम पहले ड्रेबा मर्डर केस का उदाहरण लेंगे, ये देखने के लिए कि ये सारी स्किल्स एक असली केस को सुलझाने में कैसे काम आती हैं। तो मामला क्या था? बहुत ही उलझा हुआ। ब्रिक्सटन रोड पर एक खाली घर में एक लाश मिलती है। घर में लूटपाट का कोई निशान नहीं, मौत की वजह भी साफ नहीं। पुलिस के लिए तो ये केस एक बंद गली की तरह था। सबसे बड़े सवाल थे, ये आदमी यहाँ आया कैसे और मरा कैसे? और यहीं पर हमें पुलिस और होम्स के काम करने के तरीके में फर्क साफ दिखता है। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड जैसे पुलिस वाले क्या कर रहे थे? वही पुराने तरीके, अखबार में इश्तेहार देना, क्लीवलैंड में टेलीग्राम भेजना। लेकिन होम्स क्या कर रहे थे? वो जमीन पर पड़ी धूल में कदमों के निशान देख रहे थे। वो उन निशानों को नाप रहे थे जो किसी और को दिख भी नहीं रहे थे। और तो और, वो मरे हुए आदमी के होठों को सूंघ कर सुराग ढूंढ रहे थे। ये जो ऑब्जर्वेशन की गहराई है ना, इसमें फर्क बहुत बहुत बड़ा था। जहां स्कॉटलैंड यार्ड बस ऊपरी तौर पर चीजें देख रहा था, वहीं होम्स उन छोटी छोटी डिटेल्स में उतर रहे थे जिन्हें बाकी सब देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। और सच पूछिए तो यही फर्क उनकी कामयाबी का राज था। तो आखिर में चलिए बात करते हैं होम्स की विरासत की। उनके दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं और उनका असर आज तक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ क्राइम सॉल्व करने के बारे में नहीं है, ये सोचने के एक पूरे तरीके के बारे में है। ये एक लाइन होम्स के मकसद को शायद सबसे अच्छे से बताती है। उनका मानना था कि जिंदगी की इस बेरंग सी चादर में कत्ल का एक सुर्ख लाल धागा हमेशा मौजूद रहता है, और एक जासूस का काम है उस धागे को सुलझाना, उसे बाकी सबसे अलग करना और उसके एक एक इंच को दुनिया के सामने लाना। तो होम्स के तरीके से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ ज़रूरी बातें। पहला, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नतीजे से शुरू करके पीछे की तरफ सोचो। दूसरा, जो भी बातें नामुमकिन लगे उन्हें एक एक करके हटाते जाओ। आखिर में जो बचेगा, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, वही सच होगा। और हाँ, याद रखिए, जो चीज़ सबसे अलग, सबसे अनोखी लगे, वो लगभग हमेशा एक सुराख होती है। हमेशा डिटेल्स पर ध्यान दो, और जो कुछ भी आम नहीं है वो कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक रास्ता दिखाने वाला गाइड है। वॉटसन जिस तरह से उनकी कहानियों को लिखते थे, थोड़े रोमांटिक अंदाज में, उस पर होम्स का रिएक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। होम्स का मानना था कि जासूसी एक सटीक विज्ञान है और इसे बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिना किसी इमोशन के ट्रीट किया जाना चाहिए। उनके लिए ये कोई एडवेंचर नहीं था, ये एक दिमागी कसरत थी। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जब लॉजिक ही किसी की सुपर पावर बन जाए, तो फिर इमोशंस का, भावनाओं का क्या होता है? यही तो शर्लॉक होम्स के किरदार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा दिमाग जो दुनिया की हर गुत्थी सुलझा सकता है, पर शायद इसकी कीमत उसे उस दुनिया को महसूस न कर पाने से चुकानी पड़ती है। है ना सोचने वाली बात?